गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। जय भीम सर। जय भीम। गुड मॉर्निंग आलोक। गुड। हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी आलोक की तरफ से। ऋषभ। राम राम सर जी। सर राम राम। ऋषभ। पूजा। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव पूजा। गुड मॉर्निंग सर जी। पप्पू। गुड मॉर्निंग पप्पू। विकास। राम राम गुरु जी। राम राम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सारे आ गए थे यूरोपियंस इंडिया में। इंडिया में आने के बाद क्या हुआ था ये लोग? आ, ठीक है। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात। ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? आ, ठीक हाल बा सुमित। हाँ, आप लोग भुला देते हैं जी, एक तो उम्र हो गया है, ऊपर से आप लोग भुला देते हैं। कहाँ थे? हाँ, यूरोपियन सब आ गए थे भारत। पुर्तगाली बाहर उठ के थे। बाहर उठ के मतलब गए नहीं थे, गए सबसे लास्ट में थे। लेकिन पुर्तगाली जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो उन लोगों ने चौपट कर लिया था पहले ही। एक। उसके बाद डच जो आए थे उसको बेदरा के युद्ध में हरा दिया था। कौन? अंग्रेज। उसके बाद डेनिशों का सारा संपत्ति 1745 में खरीद लिया था। अब बच गया था फ्रांस। तो अब परफेक्ट तैयार हो गया था कि अब फ्रांस और इंग्लैंड डिसाइड करेगा आपस में क्या, कि कौन बनेगा भारत का माई बाप। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है ना, मैं आप लोग को इसमें तो सारा दिया हुआ है, मतलब नोट्स में। आप लोग को सीधे सीधे हम समझाते चले जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर नोट्स आप लोग को दिखा देंगे, बता देंगे। ये तरीका बताइए कैसा लगा पढ़ने का, मतलब जो पढ़ाएंगे। अभी नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। तो करोड़पति, ये क्या करोड़पति है भाई? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात क्या हुई। बात ये हुई कि भारत में सर्वोच्च शक्ति कौन बनेगा। अब फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने था, ठीक। तो फ्रांस और इंग्लैंड की दुश्मनी पुरानी थी, यूरोप से चलती आ रही थी, ठीक। यूरोप में दोनों महाशक्ति था एक समय। तो हुआ ये कि भारत में जब फ्रांस और इंडिया दो ही महाशक्ति बचा, तो इन दोनों का टकराहट होने लगा, दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी। हर राज्य चाहता था, हर दोनों इंडिया और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों चाहता था कि भारत के अधिक अधिक से अधिक क्षेत्रों पर और अधिक से अधिक देशी रियासतों पर उसका प्रभाव हो, उसका शासन हो नहीं, उसका प्रभाव हो। शासन का तो सोचने लगा कि जब बंगाल को जीत लिया ना, तब वो लोग सोचा कि ये भी हो सकता है, बंगाल को मतलब जीत के हम लोग खुद भी अपने हाथ में शासन भी जीत सकते हैं, जगह भी, जमीन भी जीत सकते हैं। पहले सोचता था कि शासक बना लेते हैं अपने मनपसंद का, ठीक। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने कर्नाटक हुए? 3 कर्नाटक युद्ध हुए। बस इसको याद रखिएगा, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें से 2-1 से कौन जीता? इंग्लैंड जीता, काइंड ऑफ। एक पहला, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। अब CW लिखूंगा मैं, ठीक है, कर्नाटक युद्ध की जगह यहाँ लिख देता हूँ CW। उसके बाद हम लोग नोट्स पे आएंगे। पहला कर्नाटक युद्ध का जो था सबसे पहले कारण, तो सुन लीजिए कारण क्या था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। भारतीय पृष्ठभूमि युद्ध का कारण नहीं था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया एक देश है, कहाँ है? यूरोप में है। ऑस्ट्रिया एक देश कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप में क्या हुए राजे, एक वहां का जो किंग था वो मर गया। आप लोगों को पता है, जो किंग था वो कई सारी रानियां रखता था, कई सारे जो है बच्चे होते थे, सारे नालायक, सबको गद्दी चाहिए। तो वहां पे 2 प्रिंस भिड़ गया आपस में, बिल्कुल वहां, मतलब ऑस्ट्रिया का दारा सिको और औरंगजेब दोनों भिड़ गए आपस में। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया तो इधर है, मतलब एक महादेश है अलग। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में एक प्रिंस 1, नाम जरूरी नहीं है, दूसरा प्रिंस 2, ये दोनों भिड़ गया। गद्दी तो हमरा है, क्योंकि इनके बाबूजी मर गए थे। प्रिंस 2 का साथ दिया किसने? फ्रांस ने। बोला हम है, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फ्रांस, ऑस्ट्रिया उस वक्त बहुत ताकतवर था। और अगर यदि ऑस्ट्रिया का किंग फ्रांस की मदद से बनता, तो सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस में कितनी अच्छी दोस्ती होती। ऑस्ट्रिया फ्रांस को बहुत मदद करता। ऑस्ट्रिया बहुत शक्तिशाली देश था एक समय। इनफैक्ट ये अपने आप को
पुलिसमैन ऑफ यूरोप बोलता था कि यूरोप का पुलिसमैन हम है। और पुलिस क्या करता है, जो डंडा फेर करके जो जिसको बोलता है वो करता है। तो खुद को पुलिसमैन ऑफ यूरोप बोलता था, कितना शक्तिशाली होगा। अब ये बात ब्रिटेन को पता थी कि अगर फ्रांस ने साथ दिया है प्रिंस 2 का, तो जरूर बात है कि प्रिंस 2 ही अब जीतेगा। तो जब प्रिंस 2 जीतेगा तो ऑस्ट्रिया पर फ्रांस का जो है प्रभाव बढ़ जाएगा। तो यूरोप में ब्रिटेन कूद गया प्रिंस 1 के तरफ कि चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे तरफ। अब क्या हुआ, प्रिंस 1 और प्रिंस 2 की लड़ाई दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई बन गई, और ये लोग यूरोप में भिड़ गया। यूरोप में शुरू हो गया एक दूसरे का बाल नोचना, शर्ट फाड़ना, कॉलर पकड़ के घसीट देना, ये सब शुरू कर दिया दोनों आपस में। तो पूरे दुनिया में ये लोग जहां जहां था, जैसे उत्तरी अमेरिका में था एक साथ, वहां दोनों लड़ने लगे, और भारत में भी था दोनों एक साथ, भारत में दोनों की उपस्थिति थी, यहाँ दोनों लड़ने लगे। तो भारत में जब दोनों लड़ने लगे तो इस लड़ाई को क्या कहा गया, फर्स्ट कर्नाटक वार कहा गया, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्रों में लड़ा गया था। कर्नाटक क्षेत्र उस वक्त तमिलनाडु के क्षेत्र को कार्नेटिक क्षेत्र बोलते थे, और वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र को मैसूर बोलते थे। तो तमिलनाडु के एरिया में लड़ने लगा, और उस वक्त उस एरिया को कार्नेटिक एरिया कहते थे या कर्नाटक कहते थे हिंदी में। तो इसलिए इस युद्ध को क्या कहा गया, कर्नाटक वॉर कहा गया। अगर ये लड़ाई बिहार के क्षेत्रों में लड़ी जाती तब उसको फर्स्ट बिहार वॉर कहते या बैटल ऑफ बिहार कहते। तो क्षेत्र के नाम पर कर्नाटक वॉर पड़ा। तो प्रथम कर्नाटक वॉर का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। आप लोग बस बैठ के सुनिए कहानी, ठीक, आप लोग को नोट्स में सारा चीज दिखा देंगे। कब से स्टार्ट है क्लास, अभी अभी जस्ट प्रियंका भी स्टार्ट किए हैं। हम लोग डिसाइड किए कि अच्छा प्रियंका अभी तक आई नहीं है, तो कुछ लोग बोला कि बस आने ही वाली है, आप स्टार्ट करिए। हाँ, तो कहा थे फर्स्ट कर्नाटक वॉर का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक ठाक जब दोनों लड़ लिया ब्रिटेन और फ्रांस, तो इन लोगों को लगा कि अपना शक्ति जाया करने का कोई फायदा नहीं है, और इस उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ कैसे, एक संधि से। उस संधि को कहते हैं एक्स यानी कुल्हाड़ी ला सैपल की संधि। एक्स ला सैपल की संधि हुआ इन दोनों के बीच यूरोप में, और दोनों लड़ना बंद कर दिया। छोड़ो यार, हो गया, बहुत लड़ लिए, दोनों लड़ लिया, और एक्स ला सैपल की संधि से लड़ाई खत्म कर दिया। जैसे ही यहाँ लड़ाई खत्म हुआ, वैसे ही पूरी दुनिया में फ्रांस और जो ब्रिटेन लड़ रहा था आपस में, वो लड़ाई बंद कर दिया। अमेरिका में बंद कर दिया, इंडिया में भी बंद कर दिया, ठीक। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न, और इसका जो संधि, किस संधि से इसका अंत हुआ, तो ये अंत हुआ एक्स ला सैपल की संधि से, ठीक। अब फर्स्ट कर्नाटक वार में इंडिया में क्या क्या हुआ, ये देखिए। इस दौरान इंडिया में आप लोग को पता है, भारत में इस दौरान क्या क्या हुआ जब लड़ा। तो एक तरफ था ब्रिटेन वर्सेस, मैच चल रहा था फ्रांस के बीच। ब्रिटेन चालू बना, क्या बना, चालू। ये गया कर्नाटक, जिस क्षेत्र में लड़ाई हो रहा था, वहां के शासक के पास, वहां के नवाब के पास। नवाब का क्या नाम था, अनवरुद्दीन नाम था। आप लोग बस ध्यान से सुनिए, अनवरुद्दीन, ठीक है। अनवरुद्दीन के पास गया, और अनवरुद्दीन को बोला कि चचा ऐसा करिए ना, आप अपनी सेना हमको दे दीजिए, हमारे साथ मिल के लड़िए। ब्रिटेन फ्रांस को क्या है, इसको तो ऐसे ही भगा देंगे, और इसका बहुत सारा जमीन है आपके एरिया में, पांडिचेरी है, कराईकल है, यमन है, बगल में माहे भी है। जब जीत जाएंगे ना तो दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। ये बात समझ में आ गया किसके, अनवरुद्दीन के, कि बात तो सही बोल रहा है। तो इसलिए क्या किया, आगे बढ़ के अपनी सेना लेकर के 10,000 से ज्यादा की सेना लेकर के पहुंच गया किसके खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस के पास उस अनुपात में 1,000 सेना थी, मतलब 10:1 के अनुपात में सेना था, ठीक। यानी कि अनवरुद्दीन का 10 सेना, फ्रांस का 1 सेना, संख्या यही था, अनुपात। और दोनों का भिड़ंत कहाँ हुआ, दोनों का भिड़ंत हुआ सेंट टोमे के पास, सेंट टोमे के पास, वडियार नदी के किनारे। तो इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं, सेंट टोमे का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध बड़ा निर्णायक हुआ, इसलिए कई बार प्रथम कर्नाटक वॉर को ही पूरी तरह से सेंट टोमे का युद्ध कह देते हैं। क्यों, अनवरुद्दीन की 10,000 और उसकी 1,000, इस अनुपात में सेंट टोमे के पास लड़ाई हुआ, और अनवरुद्दीन हार गया। 10,000 मतलब अपनी 10 गुना बड़ी, 10 गुना बड़ी, 10,000 नहीं, 10 गुना बड़ी सेना के साथ भी हार गया। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन गया डर, अरे बाप रे, ये तो 10 गुना आर्मी को हरा दिया, अपने से बड़ा फ्रांस, तो ये थोड़ा सा साइड हो गया। अब ये घटना भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पहली बार किसी यूरोपीय शक्ति ने किसी भारतीय स्थानीय शक्ति को हराया था। एक दूसरा चीज, अपने से 10 गुना बड़ी सेना को हराया था। इससे साबित हो गया कि अगर यदि यूरोपीय पद्धति से सुसज्जित, अनुशासित, डिसिप्लिन, वेल ट्रेंड और आधुनिक हथियारों से युक्त सेना हो, तो वो बड़ी से बड़ी देसी सेना को हरा सकती है। संख्या मायने नहीं रखता है, गुणवत्ता मायने रखता है। आप कितना घंटा पढ़ते हैं मायने नहीं रखता है,
उस पढ़ाई में कितना क्वालिटी देते हैं ये मायने रखता है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध से हमें सीख मिलता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध वो सेंट टॉमे का युद्ध भी कहते हैं। सेंट टॉमे में अनवरुद्दीन और फ्रांस की सेना भिड़ी थी, ब्रिटेन और फ्रांस एक तरह काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सला-सेपल की संधि उधर हो गया, और एक्सला-सेपल की संधि से क्या हुआ, यहाँ का लड़ाई बंद हो गया, ठीक, यहाँ की लड़ाई बंद हो गई। इस लड़ाई में जो फ्रांस की ओर से जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया था वो था डुप्ले। इसने कमाल का काम किया था। इसकी कूटनीति, इसकी सैन्य क्षमता बेमिसाल थी। क्यों नाम बता रहे हैं वो आगे पता चलेगा। और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर का टाइम। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जैसे उत्तराधिकार का युद्ध का प्रश्न था, उत्तराधिकार का युद्ध नहीं, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न था, वैसे ही सेकेंड कर्नाटक युद्ध का भी वही कारण था। क्या ऑस्ट्रिया में फिर दो राजकुमार भिड़ गए? नहीं, इस बार ऑस्ट्रिया में ही क्यों दो राजकुमार भिड़ रहे हैं, भारत में भिड़ेंगे। तो इसका कारण पूरी तरह से भारतीय पृष्ठभूमि था सेकेंड कर्नाटिक वॉर का। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का क्या था, यूरोपीय पृष्ठभूमि था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोप में है और उसी के कारण युद्ध हुआ। सेकेंड कर्नाटिक वॉर पूरी तरह से भारतीय पृष्ठभूमि में लड़ा गया था, ठीक। पृष्ठभूमि भारतीय क्या था? प्रियंका सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया प्रियंका, ये बताइए तो। मैं पब्लिक कर रहा हूं, आप में से किसको किसको कुछ समझ में नहीं आया, हाँ या ना बोलिए। छोड़िए ना, पब्लिक क्यों करना, पब्लिक करेंगे ना तो आप लोग, बहुत लोग क्या होता है कि पूरा दे नहीं पाता है, तुम पीपीटी सामने लाके कर पढ़ा देंगे। चलिए ट्रू और फॉल्स 10 सेकंड का हम ऑप्शन दिए। ट्रू का मतलब समझ में आ रहा है, फॉल्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आगे आप लोग के स्क्रीन पे ट्रू का मतलब समझ में आ रहा है, फॉल्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम पीपीटी लेके सामने पढ़ाएंगे फिर, और थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे। ना ना ना, ट्रू फॉल्स लिखना नहीं है, वहां पे पोल कर दीजिए ना, क्योंकि सामने मतलब कई बार टीचर के सामने बोलने में कुछ लोग झिझकते हैं, जो कि सच में बेकार लगता है, क्या घटिया पढ़ा रहा है यार। निशु हम लिखते हैं आपको तो समझाने के लिए लिखते हैं, आपको उतारना तो है नहीं इसको। 56 ने कहा ट्रू और 43 ने कहा फॉल्स। चलो ठीक, वापस करते हैं हम लोग फिर से प्रथम कर्नाटक युद्ध से, ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से शुरू करते हैं। देखिए एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, नहीं या फर्स्ट कर्नाटक वॉर से शुरू करते हैं। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, अभी यहां हमारा कर्नाटक है, उस वक्त इस एरिया को कर्नाटक कहते थे। यहीं पे लड़ा गया ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस के बीच लड़ाई। कितना लड़ाई लड़ा गया? 3 लड़ाई लड़ा गया। तीनों को क्या कहते हैं? फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ भारत में अवेलेबल था, व्यापार करने के लिए दोनों की कंपनी भारत में थी। लेकिन क्या भारत में ही था, अमेरिका में भी था ब्रिटेन और फ्रांस दोनों, और यूरोप में तो लोग का देश ही है, यूरोप में ही है दोनों देश। तो वहां पर एक देश है ऑस्ट्रिया, कहाँ? यूरोप में देश है एक ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया पूरा ही लिख देता हूँ, इसको समझना नहीं है, इसको सुनना है कि आप क्या लिखते हैं। लिखा हुआ आप देख के नहीं समझिए, आप हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए। जब हम ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं तो ऑस्ट्रिया ही लिखे होंगे, ठीक। सुनिए, अब ऑस्ट्रिया में 2 राजकुमार लड़ने लगे, एक प्रिंस 1 और एक प्रिंस 2 लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पप्पा जी मर गए थे। अब गद्दी पे कौन बैठेगा? प्रिंस 1 प्रिंस 2, ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिया। जब ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो हुआ ये, क्या हुआ कि एक का साथ देने आ गया कौन? एक का साथ देने आ गया फ्रांस, बोला हम है ना, एक का साथ देने फ्रांस आ गया प्रिंस 2 का, कि तुम प्रिंस 1 से लड़ो, गद्दी पे बैठो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो प्रिंस 1 का साथ देने कौन आ गया? प्रिंस 1 का साथ देने आ गया ब्रिटेन। अब सोच के देखिए, प्रिंस 1 और प्रिंस 2 की लड़ाई दरअसल किसकी लड़ाई बन गई? ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई बन गई, ठीक। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का कारण क्या था? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न, उत्तराधिकार का प्रश्न। अब इसको मत देखिएगा क्या है उत्तराधिकार का प्रश्न, मतलब कौन बनेगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी, इसके आधार पर दोनों लड़ने लगे आपस में, ठीक। और जब यहाँ यूरोप में लड़ने लगा कौन? ब्रिटेन और फ्रांस,
तो भारत में भी ब्रिटेन और फ्रांस था साथ साथ मौजूद, दोनों के भारत में थे कॉलोनी फैक्ट्री, तो वहां भी वो दोनों लड़ने लगा आपस में, क्योंकि यूरोप में दोनों लड़ रहा था। और भारत में होने वाले इसी लड़ाई को क्या कहा गया, कर्नाटक युद्ध कहा गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक। जिसका कारण क्या था, एक्स ला सेपल की संधि थी, सॉरी उसका कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक। अब इस युद्ध का भारत में क्या हुआ, इस युद्ध में उस दौरान जब यहाँ यूरोप में लड़ ही रहे थे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, तो भारत में यह हुआ कि भारत में जब ब्रिटेन लड़ रहा था वर्सेज किसके साथ, फ्रांस के साथ, तो ब्रिटेन चला गया कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास, अनवरुद्दीन के पास चला गया, कौन, ब्रिटेन, बोला आप अपनी सेना हमको दे दो और फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस का संपत्ति में आधा हिस्सा आपको दे देंगे या कुछ हिस्सा आपको देंगे। अनवरुद्दीन ने अपनी बड़ी सेना भेज दी किसके खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ। अनवरुद्दीन की सेना में अगर 10,000 सैनिक थे तो फ्रांस की सेना में 1,000 सैनिक थे मात्र, मतलब 10:1 का था रेशियो, पर फ्रांस के विरुद्ध भेज दिया। तो फ्रांस और अनवरुद्दीन के बीच लड़ाई कहां पर हुआ, सेंट टोमे नामक स्थान पर हुआ, सेंट टोमे नामक स्थान पर हुआ, वडियार नदी के तट पर। इसीलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध को कई बार सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस ने अनवरुद्दीन को हरा दिया, फ्रांसीसी सेना ने अनवरुद्दीन को हरा दिया, यानी अपने से 10 गुना बड़ी सेना को हरा दिया। पहली बार यह था कि किसी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय स्थानीय शासक को हराया था, वही स्थानीय शासक की 10 गुना बड़ी सेना को हराया था। इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ गई, अब फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। पर इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध बंद हो गया। अब युद्ध बंद होता है किसी न किसी संधि से आमतौर पे, तो कौन सी संधि से बंद हुआ, तो वह एक्स ला सेपल की संधि से, एक्स ला सेपल की संधि हो गई यूरोप में, और इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध बंद हो गया, यानी ब्रिटेन और फ्रांस लड़ना बंद कर दिए। जब ब्रिटेन और फ्रांस लड़ना बंद कर दिए तो भारत में भी ये लोग लड़ना बंद कर दिया, और प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया एक्स ला सेपल की संधि से, ठीक, यही है। अब आते हैं हम लोग अपने पीपीटी पर, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, दोनों शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुआ, ये सब लिखा हुआ है बस, ठीक है। और तीनों युद्ध में क्या था, यूरोप में इसे सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। सेंट टोमे का युद्ध क्यों कहते हैं, अभी हम बताए थे। इसमें क्या था कि यूरोप की पृष्ठभूमि थी, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, अभी बताए थे, जिससे क्या हुआ, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, ठीक। और प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण जाने दीजिए, इस इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को पढ़ने के लिए, मतलब यह है कर्नाटक क्षेत्र, है ना, अभी वर्तमान तमिलनाडु का क्षेत्र, और जबकि कर्नाटक का क्षेत्र तो ये है अभी का। हाँ देखिए, इसमें जो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, डुप्ले, प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया, क्यों, क्योंकि अनवरुद्दीन ने किसका साथ दिया था, ब्रिटेन का साथ दिया था, ठीक है। यह युद्ध कहा हुआ था, अडियार नदी के किनारे सेंट टोमे नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया, याद नहीं करना है उतना। और इस युद्ध में क्या हुए, फ्रांसीसी विजयी रहे। कौन विजयी रहा, फ्रांसीसी विजयी रहे, ठीक है। बाद में प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया 1748 में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समाप्ति के पश्चात। कौन सा संधि हुआ, एक्स ला सेपल की संधि हुई, जो इंपॉर्टेंट है वो लगा देते हैं, एक्स ला सेपल की संधि हुई, और इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया। क्यों, क्योंकि ये लोग यूरोप में लड़ना बंद कर दिए एक्स ला सेपल की संधि से, तो भारत में भी ये लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। कल का पीपीटी इंग्लिश में नहीं है, अच्छा ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक। और इस संधि के अनुसार फिर क्या हुआ, एक्स ला सेपल की संधि के अनुसार एक दूसरे के द्वारा जीते हुए क्षेत्र इन लोगों ने एक दूसरे को वापस कर दिए, ठीक। चलिए, ये तो हो गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो प्रभाव हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, फ्रांस की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। क्यों, क्योंकि फ्रांस पहला यूरोपीय शक्ति था जिसने किसी भारतीय शक्ति को हराया, एक अपने से 10 गुना बड़ी शक्ति को हराया, तो फ्रांस का क्या हुआ, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया था। चलिए, अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आते हैं, जो कब हुआ था, 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ था। इस युद्ध का कारण क्या था, तो इस युद्ध का कारण था भारतीय पृष्ठभूमि। इस युद्ध का क्या कारण था, भारतीय पृष्ठभूमि था। भारतीय पृष्ठभूमि कैसे था, तो सुनिए, एक है हैदराबाद रियासत, हमारे यहाँ कौन सा है रियासत, हैदराबाद, उस समय था
अभी तो शहर है, हैदराबाद। हैदराबाद के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? निजामुल मुल्क ने किया था। निजामुल मुल्क के मरने के बाद इसका बेटा और इसका पोता दोनों आपस में लड़ने लगा, यानी बाप बेटा ही लड़ने लगा, गद्दी पे कौन बैठेगा। हैदराबाद में निजामुल मुल्क के मरने के बाद एक था नासिर जंग, जो बेटा था निजामुल मुल्क का, बोला ये हम गद्दी पे बैठेंगे। क्यों? क्योंकि राजा के मरने के बाद उसका गद्दी पे कौन बैठता है? उसका बेटा बैठता है। लेकिन उसके बाद उसका बेटा बैठता है, तो इसका बेटा भी जवान हो चुका था तब तक। क्या नाम था उसका? मुजफ्फर जंग। ये मुजफ्फर जंग बोला कि पापा अभी तक तो आप वेट कर ही रहे थे ना, अब मेरा भी उम्र हो गया है शासक बनने वाला, अब दादाजी ज्यादा दिन जी गए तो क्या करें, जाने दीजिए, हमको बनने दीजिए शासक। और नासिर जंग बोला ना, शासक तो हम ही बनेंगे। और इसी पर क्या हुआ, दोनों लड़ने लगे आपस में। जब दोनों आपस में लड़ने लगे तो मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रांसीसियों ने, बोला क्या हाँ हाँ ठीक है तुम लड़ो, हम देंगे तुम्हारा साथ। और ब्रिटेन किसका साथ दिया? ब्रिटेन दिया साथ नासिर जंग का। अब देखिए पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जैसा मामला बन गया ना, कि हैदराबाद पे कौन बनेगा, बस यहाँ पे दोनों बाप बेटा था। एक तरफ नासिर जंग बोल रहा था हम बनेंगे, दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग बोल रहा था हम बनेंगे। ठीक, ये झगड़ा चल ही रहा था, ये झगड़ा चल ही रहा था कि एक जगह और झगड़ा शुरू हो गया। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में, ठीक। कर्नाटक का शासक कौन था? जो प्रथम क्या बोलते हैं ये कर्नाटक युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया था, अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन था, ठीक। दरअसल एक और व्यक्ति था चंदा साहब नाम का। क्या नाम था उसका? चंदा साहब। अनवरुद्दीन की जगह पे चंदा साहब को बनना था कर्नाटक का नवाब, ठीक, शासक। लेकिन मराठाओं ने कर्नाटक पे आक्रमण करके चंदा साहब को उठा के लेके चला गया था और वहां जेल में डाल दिया था। तो चंदा साहब ही वास्तविक उत्तराधिकारी था, लेकिन ये शासक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि मराठे इसको कैद करके रखे थे। तो चंदा साहब की जगह पे अनवरुद्दीन शासक बना था कर्नाटक का, क्योंकि शासक कोई तो बनेगा, एक को उठा के लेके जाएगा तो। लेकिन फिर इसी बीच क्या हुआ, मराठाओं ने चंदा साहब को आजाद कर दिया कैद से, बोला जाओ जियो अपना जिंदगी। और मराठाओं के कैद से आजाद होने के बाद चंदा साहब इसी समय लगभग आ गए कर्नाटक। और चंदा साहब बोले अनवरुद्दीन को कि देखो अनवरुद्दीन, दरअसल इस गद्दी पे तो मेरा अधिकार था ना। क्यों? वो तो हम नहीं थे, हम जेल में थे अभी तक, तब तुम शासक थे, अब तुम शासक की गद्दी से उतरो, हमको शासक बनने दो। लेकिन अनवरुद्दीन इस दौरान लंबे समय तक शासक रह चुका था, तो कोई गद्दी तो छोड़ता नहीं है। लेकिन फिर अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच लड़ाई शुरू हो गया। क्या हो गया? लड़ाई शुरू हो गया कि नहीं, कर्नाटक की गद्दी तो हमारी होगी। और इस युद्ध में क्या हुआ, इस दोनों की लड़ाई में चंदा साहब को बोला फ्रांस की हम हैं, और अनवरुद्दीन का साथ तो पहले से ही ब्रिटेन दे रहा था, तो ब्रिटेन ने फिर अनवरुद्दीन का साथ दिया। ठीक, परफेक्ट तरीके से हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की लड़ाई हो गई, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब की लड़ाई बन गई ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई। ठीक, फरजाना आप लोग को 4.0 ही ज्वाइन करना है, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को ये चीज, और अभी भी कि आप लोग इसी क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए, जो मुझे बोला गया वो मैं ये कर रहा हूँ कि वहाँ का सारा क्लास चूंकि सेम ही बैच है और सेम ही चीज पढ़ा रहे हैं, सेम ही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे। चलिए अब आगे कहा है, नासिर जंग और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग बाप बेटा लड़ गया, और यहाँ अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ गए। अब इस पूरी परिस्थिति में कभी यहाँ लड़ाई हो रहा है, कभी यहाँ लड़ाई हो रहा है, तो सबसे पहले हैदराबाद में नासिर जंग मर गया और मुजफ्फर जंग जीत गया। मुजफ्फर जंग जीत गया मतलब फ्रांस जीत गया, मतलब तो यही बना। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन मर गया और चंदा साहब जीत गया, मतलब फ्रांस जीत गया। दोनों जगह फ्रांस जीत गया, दोनों जगह मुंह की खानी पड़ी किसको? ब्रिटेन को, बेचारे को। ठीक, लेकिन अभी युद्ध बंद नहीं हुआ था। हुआ ये कि जैसे ही पहले वो मरा, शासक बना मुजफ्फर जंग, पूरा फोकस लगाया ब्रिटेन ने कि अब कर्नाटक में तो अनवरुद्दीन को जिता ही देंगे, लेकिन संयोग से अनवरुद्दीन मर गया, कर्नाटक में मारा गया। तो और चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बना, लेकिन मुजफ्फर जंग पता नहीं नवाब बनते ही कुछ दिन के बाद ही मर गया। जैसे ही कुछ दिन के बाद मरा तो ब्रिटेन फिर से हैदराबाद की गद्दी खाली हो गई, तो ब्रिटेन को फिर हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। तो इतना जो लफड़ा हो रहा था ना,
तो आप लोग को पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में कि फ्रांस की जो कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी क्या थी, सरकारी कंपनी थी, सरकार ही सारा खर्च देती थी फ्रांसीसी कंपनी का। फ्रांस जो युद्ध लड़ता था फ्रांसीसी कंपनी, उस युद्ध का खर्चा भी कौन देती थी, सरकार देती थी। तो सरकार वहां की तंग आ गई, किससे, डुप्ले से। डुप्ले से आपको बताए थे ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी डुप्ले ने बहुत योगदान दिया था। उसका पूरा कूटनीति, वो दक्षिण भारत की पूरी राजनीति को समझता था, बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था, बहुत अच्छा सैन्य कमांडर था। उसको ये भी पता था कि किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसमें जीतने की अधिक संभावना है। इसी वजह से तो डुप्ले के कारण ही दोनों जगह फ्रांस की जीत हो गई। लेकिन इस पूरा जो मचा हुआ था, जिसमें आप लोग में से कईयों का समझ में नहीं आ रहा होगा, ये फ्रांस की सरकार को भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो इसने चलती युद्ध में क्या किया, डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया, तुम आओ यहाँ पे, सिर्फ वहां लड़ाई लगा के रखे हुए हो, कर क्या रहे हो वहां पे, सिर्फ खर्चा हो रहा है, लड़ाई में खर्च तो होता है। और ये फ्रांस के सरकार की बहुत बड़ी भूल साबित हुई। आप चलती युद्ध में जो आपका मुख्य रणनीतिकार है, मुख्य नेतृत्व करता है, उसको वहीं से खींच के बाहर निकाल दिए और उसकी जगह पे एक गोडेह्यू नाम के को गवर्नर बना के भेज दिया, गोडेह्यू। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जो नहीं दिख रहा है, गोडेह्यू नाम सुनिए बस। अब सोच के देखिए कि ये पूरा इतना मचा हुआ है सब कुछ, और गोडेह्यू फ्रांस से भारत आया है जस्ट अभी। गोडेह्यू को चीजें समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा ना, उसको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, यहाँ कौन लड़ रहा है, वहां कौन लड़ रहा है, यहाँ किसका सपोर्ट करना है। और डुप्ले तो बीच लड़ाई से बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि फ्रांस की सरकार इसको वापस बुला लिया। तो गोडेह्यू ने आते ही ब्रिटेन के सामने रखा संधि प्रस्ताव कि ऐसा करते हैं, हम लोग लड़ाई बंद करके शांति से संधि कर लेते हैं। ब्रिटेन तो वही चाह ही रहा था, और ब्रिटेन ने क्या किया, गोडेह्यू के साथ संधि कर ली। कौन सी संधि, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी कर ली, यानी पांडिचेरी की संधि कर ली, और इससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इससे जीती हुई बाजी क्या हुआ, फ्रांस के हाथ से निकल गया। फ्रांस लगभग जीता हुआ बाजी था, लेकिन डुप्ले को बाहर निकाल देने और उसकी जगह एक अनएक्सपीरियंस्ड, जिसको अवेयरनेस जिसके पास नहीं था, जिसको भारतीय पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी, गोडेह्यू को भेज देने के कारण फ्रांस ऑलमोस्ट जीता हुआ बाजी खत्म हो गया। और संधि मतलब जो जीत रहा होता है वो संधि के लिए बात करता है, संधि कर लो संधि कर लो, या जो हार रहा था वो कहता है संधि कर लो संधि कर लो। यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, ना 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 5.2 क्यों जुड़ेंगे, यही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तो सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ ही है ना, एक हिस्ट्री बचा, हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ही रहे हैं। चलिए, तो इससे हो गया क्या, थर्ड सेकेंड कर्नाटक वॉर खत्म। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक वॉर। एक सेकंड, इसको हम यहाँ पे अब एक एक करके ये बात समझा देते हैं, एक मिनट। हाँ, तो कहाँ चले गए, बिहार स्पेशल भी करा देंगे, जल्दी जल्दी करा देंगे इसको। अब सुनिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये पूरी कहानी सुनिए। इस युद्ध की पृष्ठभूमि कहाँ थी, भारतीय पृष्ठभूमि था। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया था, वैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारतीय पृष्ठभूमि था। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, निजामुल मुल्क आसफ जाह। निजामुल मुल्क का भी रहेगा। तो इनकी मृत्यु हो गई 1748 में। फिर इनका बेटा नासिर जंग और पोता मुजफ्फर जंग गद्दी के लिए लड़ गया। ठीक, यानी हैदराबाद में दो लोग लड़ गए गद्दी के लिए, नासिर जंग और, एक मिनट जी, हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं करवा रहे हैं भाई, हम समझा चुके हैं, तब दोबारा दिखा रहे हैं यहाँ पे अब, क्योंकि आपको यहाँ से नोट्स बनाना है आप लोगों को, क्योंकि मेरा लिखा हुआ समझ में आएगा नहीं और समझना भी नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो समझिए बस। फिर इधर कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति बन गई, जब मराठाओं ने क्या किया, चंदा साहब को 7 साल बाद कैद से रिहा कर दिया।
और अब अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने क्या किया, कर्नाटक में चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया हैदराबाद में, और अंग्रेजों ने किसका साथ दिया, अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दिया। ठीक है, कुछ पॉइंट जो हम बोले उतना ही, जो हम टिक लगा रहे हैं, इसीलिए वीडियो देखते हुए नोट्स बनाइएगा हम क्या टिक लगाए हैं, हम सारी चीजों पे टिक नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड कर्नाटक वॉर में 1749 में अंबर का युद्ध हुआ, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया। अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब मारा गया, चंदा साहब जीत गया, मतलब फ्रांसीसी जीत गए, और इधर नासिर जंग भी मारा गया। ठीक, जिससे क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का बहुत ज्यादा जीत हुआ, फ्रांसीसियों को बहुत प्रसन्न होकर नासिर जंग बहुत सारा दिया, पर उतना चीज याद नहीं रखना है। क्या दिया था, तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जमींदारी गवर्नर बना दिया। उसके बाद उधर फिर मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई, जस्ट हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं, ये सब याद रखना है। आगे चलिए, तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी, ये भी नहीं याद रखना है। त्रिचिनापल्ली पर कांग्रेस ने कांग्रेस कह रहे हैं फ्रांसीसियों ने आक्रमण कर दिया, वे अंग्रेजों से परास्त हुए, कुछ नहीं याद करना है ये सब। ये उस युद्ध के दौरान छोटी छोटी घटनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात हम बता चुके हैं। हैदराबाद में 2 लोग लड़े थे, कौन कौन, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। कर्नाटक में 2 लोग लड़े थे, कौन, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। दोनों में से किसका किसका कौन साथ दिया था, बस ये याद रखना है कि अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दिया था अंग्रेज, और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया था फ्रांस। उसके बाद अंबर का युद्ध हुआ, और अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, समझने के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बना के भेज दिया गया। और गोडेहियो ने आते ही क्या किया, अंग्रेजों से 1754 में पांडिचेरी की संधि कर ली, और जिससे युद्ध विराम हो गया। जिससे क्या हो, युद्ध विराम हो गया। बस इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं याद करना है, और बस इतना ही, ये सब छोड़ देना है। ठीक है, इसलिए बोले हैं नोट्स बनाते समय ये मेरा वीडियो देखते रहिएगा। अब आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1758 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1758 से 1763। इसका कारण भी यूरोप था, भारत नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप था, और सेकेंड कर्नाटक युद्ध का कारण भारत की पृष्ठभूमि थी, और थर्ड कर्नाटक युद्ध का कारण भी यूरोप था। कैसे, तो सुनिए, बस हल्का सा सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए, थर्ड कर्नाटक वॉर जो हुआ यूरोप में, दरअसल क्या हुआ था कि यूरोप में 2 देश लड़ने लगे आपस में। एक देश था प्रसा देश, आप लोग सुने नहीं होंगे। ठीक, एक देश था ऑस्ट्रिया, और एक देश था फ्रांस। सुनिए, आप लोगों ने बिस्मार्क का नाम सुना है, समझाने के लिए बता रहे हैं। बिस्मार्क ने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। उस वक्त जर्मनी बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उसी में से एक छोटा राज्य था प्रसा, और प्रसा का चांसलर कौन था, प्रसा का चांसलर था, क्या कर रहे हैं, बिस्मार्क। ठीक है, प्रसा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क था। इस बिस्मार्क को लगा कि प्रसा में ही सारे जर्मन भाषा भाषी क्षेत्र को मिला करके एक बड़ा देश बनाते हैं जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया को लगा, क्या लगा कि मेरे देश में भी मेरे देश के बगल में भी छोटे छोटे राज्य हैं, अगर ये संगठित होकर एक बड़ा देश बन जाएगा तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी किसने, ऑस्ट्रिया ने। तो प्रसा वर्सेज ऑस्ट्रिया शुरू हो गया, जिसमें ऑस्ट्रिया का साथ किसने दिया, फ्रांस ने दिया। ऑस्ट्रिया का साथ किसने दिया, फ्रांस ने दिया। तो प्रसा का साथ देने कौन आ गया, ब्रिटेन आ गया। तो अब ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध क्या बन गया, ब्रिटेन और फ्रांस का युद्ध हो गया। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध ही का कारण बना क्या, तृतीय कर्नाटक युद्ध का। और ये युद्ध कितने दिन तक चला, ये युद्ध चला 7 साल। ये युद्ध कितने दिन तक लड़ा गया दोनों के बीच, 7 साल लड़े गए। तो इसीलिए इसे कौन सा युद्ध कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और तीसरे कर्नाटक युद्ध का भी यही कारण था। जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल हुआ ब्रिटेन और फ्रांस, भारत में भी लड़ना शुरू कर दिए ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो भारत में भी क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ना प्रारंभ कर दिया।
अब यहां देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यानी वहां सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ यूरोप में, भारत में लड़ने लगे लोग कर्नाटक युद्ध के रूप में। ठीक है, इस कर्नाटक युद्ध में कुछ नहीं याद करना है इसमें से, बस कारण इतना, पहला लाइन कारण खत्म। ठीक है, उसके बाद सुनिए अब आगे इसका जो इसमें जो प्रथम थर्ड कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे हुआ। बस थर्ड कर्नाटक अंत कर लीजिए, हो जाएगा, काफी है। एक युद्ध याद कर लीजिएगा बस, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। इसी दौरान थर्ड कर्नाटक युद्ध के दौरान, जैसे फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के दौरान क्या हुआ था, सेंट टोमे का युद्ध हुआ था, तो थर्ड कर्नाटक युद्ध के दौरान क्या हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ। और जो सप्तवर्षीय युद्ध था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच चला था, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड भी कूद गए थे, उस युद्ध में प्रसा की जीत हो गई और जर्मनी का एकीकरण हो गया। उसके बाद एक संधि हुई, उस संधि का नाम था पेरिस की संधि। कब हुई, 1763 में। और पेरिस की संधि से क्या हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हो गया और इसी संधि से कर्नाटक युद्ध का भी अंत हो गया। बस इतना से याद रखना है। इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड ने फ्रांस के सारे जीते हुए क्षेत्र को उसको वापस लौटा दिया एक शर्त पे, क्योंकि इस युद्ध में वहां इंग्लैंड जीता था सप्तवर्षीय युद्ध में, फ्रांस बुरी तरह हार गया था। तो भारत में भी सारी संपत्ति जो जीता हुआ था वो लौटा तो दिया, सारा संपत्ति लौटा दिया जीता हुआ। 5 क्षेत्रों को जीत लिया था ब्रिटेन ने भारत के, फ्रांस में, मतलब फ्रांस के 5 क्षेत्र जो भारत में थे उसको जीत लिया था। कौन कौन, चंद्रनगर को जीत लिया था, यमन जीत लिया, माहे जीत लिया, कराईकल जीत लिया था और पांडिचेरी जीत लिया था। याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा कि फ्रांस के अधिकांश क्षेत्र जो भारत में थे वो जीत लिया, कौन, अंग्रेज। लेकिन फिर लौटा भी दिया। क्यों लौटाया, एक शर्त के साथ लौटाया। देखो, ब्रिटेन बोला फ्रांस को, देखो तुम भारत आए क्यों थे, बोला भारत आए क्यों थे, धंधा करने ना, व्यापार करने ना, तो यहाँ पे चुपचाप व्यापार करो। अगर यहाँ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करोगे, अगर गुटबंदी करोगे मेरे खिलाफ, तो समस्या होगी, फिर तुम्हारा सारा चीज हम छीन लेंगे। और 3 कर्नाटक युद्ध के बाद थक गया था फ्रांस की सरकार भी थक गई थी, उसके खजाने खाली हो गए थे, क्योंकि युद्ध एक के बाद एक हारे जा रहा था। तो ईमानदारी से फ्रांस ने क्या किया, उसके बाद भारत में बोला कि हमको सिर्फ व्यापार करने आए थे, हम व्यापार करेंगे और हमको कोई मतलब नहीं, तुम जिसको हराओ, जिसको जीतो, जिससे लड़ो, हमको कोई मतलब नहीं है। और फाइनली इंग्लैंड ने फ्रांस के सारे जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए और फ्रांस भी वही किया। उसके बाद आजादी के बाद तक रहा भारत में, फ्रांस आजादी के बाद गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड किया और कुछ नहीं किया। उसको कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा है भारतीय राजाओं के मध्य, क्या हो रहा है, ब्रिटेन किसको हरा रहा है, किसको जीत रहा है, किसको कब्जा कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था फ्रांस को। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसको व्यापार पे मतलब था। यानी 3 कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में यूरोपीय सबसे सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति कौन बन गया, इंग्लैंड बन गया। अब ये तय हो गया कि आगे चल के अगर भारत को कोई शासक बनेगा तो कौन बनेगा, इंग्लैंड बनेगा। तो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वो जवानी रिकॉल कर लेते हैं, सिर्फ वही बात रिकॉल करेंगे जो आपको नोट्स बनाना है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था यूरोप में हुए उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। इस यूरोप में हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ने लगे, जिसके कारण भारत में भी ये दोनों लड़ने लगे। भारत में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक लड़ाई हुई जो सेंट टोमे नदी के तट पे हुई, जिसमें ब्रिटेन की तरफ से अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था उसकी सेना लड़ रही थी। और इस युद्ध में, सेंट टोमे के युद्ध में, अनवरुद्दीन की हार हो गई फ्रांस के हाथों। इसीलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध को कई बार सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। सेंट टोमे का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, ये हुआ था वडियार नदी के तट पर लड़ा गया था। परंतु इसी बीच क्या हुआ, यूरोप में एक्स-ला-चैपल की संधि हुई और ब्रिटेन फ्रांस के बीच समझौता हो गया। तो उसी एक्स-ला-चैपल की संधि के कारण भारत का भी प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण था हैदराबाद का उत्तराधिकार का प्रश्न और कर्नाटक का उत्तराधिकार का प्रश्न। हैदराबाद में लड़ रहे थे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक में लड़ रहे थे अनवरुद्दीन और चंदा साहब। ब्रिटेन ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया, जबकि फ्रांस ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ दिया। प्रारंभ में सफलता किसको मिली, फ्रांस को मिली। क्यों, क्योंकि हैदराबाद में नासिर जंग जीत गया और कर्नाटक में चंदा साहब जीत गए। नासिर जंग नहीं, सॉरी, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जिसका समर्थन कर रहा था फ्रांस, वो जीत गया और कर्नाटक में चंदा साहब जीत गया। लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई थी, लड़ाई चल ही रहा था। क्यों, क्योंकि नासिर जंग, सॉरी, मुजफ्फर जंग जिसकी जीत हुई थी वो मर गया, चंदा साहब की भी हत्या कर दी गई कर्नाटक में आगे चल के, तो लड़ाई जारी था। लेकिन
इस बीच फ्रांस की सरकार ने क्या किया, भारत में फ्रांस के सर्वोच्च कमांडर और रणनीतिकार डुप्ले को वापस बुला लिया, कहा फ्रांस, और उसकी जगह किसको भेज दिया, गोडेह्यू को भेज दिया। गोडेह्यू ने आते ही ब्रिटेन से संधि कर लिया, पांडिचेरी की संधि, और उस संधि के तहत क्या हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का बस एक बात याद रखना है कि ब्रिटेन यूरोप में होने वाला ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध था कारण। यह युद्ध चूंकि 7 साल चला, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इस सप्तवर्षीय युद्ध में प्रसा का साथ दिया था इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था फ्रांस ने। इस सप्तवर्षीय युद्ध का ही कारण भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। ठीक, इस तृतीय कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध जो याद रखना है वो है कौन सा युद्ध, तो इस युद्ध में एक युद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध, जो भारत में लड़ा गया था। ठीक, वांडीवास का युद्ध। इस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, फ्रांस हार गया, और फिर हारने के बाद पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि के साथ ही क्या हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध का यूरोप में अंत हो गया और भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया। और इस युद्ध में पूरी तरह से फ्रांस की हार हो गई थी, और फ्रांस ने निर्णय किया कि अब आगे से वो किसी भी भारतीय राजाओं के झगड़े में हाथ नहीं डालेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे फोकस करेगा। उसके बाद ये तय हो गया कि भारत में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति कौन है, यूरोप है, इंग्लैंड है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा का नहीं उत्पल, ऑस्ट्रिया और प्रसा का। हाँ, कर्नाटक में चंदा साहब जीते। ठीक है, फ्रांस तृतीय कर्नाटक युद्ध में हार गया था। चलिए, हाँ बुक में भी है। हाँ तो बुक में भी तो होगा ना, हम कहाँ से पढ़े हैं भाई, हम भी तो संजय की तरह युद्ध तो देखे नहीं है, हम भी पढ़ के ही पढ़ाए हैं आप लोग को। चलिए, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग बंगाल का अधिग्रहण। अच्छा, एक बात और आप लोग से अब एक बात करनी है, शाइस्ता खुर्शीद, आप लोग से बात करनी ये है, बिहार स्पेशल के बारे में बात करनी है। बिहार स्पेशल के बारे में आप हमें ये बताइए कि जो हम 4.0 में कर रहे थे कि हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, ध्यान से सुनिए पहले, हम मेरा स्क्रीन सुनिए ना पहले। 4.0 में हम लोग क्या कर रहे थे कि रोज पढ़ते थे, क्या हिस्ट्री पढ़ते थे पहले और हिस्ट्री पढ़ने के बाद बिहार स्पेशल के लिए बच्चों ने कहा कि सर इस तरह से फैक्ट बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे, आप बिहार स्पेशल का एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दीजिए जिसमें इंक्लूडेड हो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बोले ठीक है करा देंगे। तो हम फाइनली यही वहां करा रहे थे कि यहाँ हिस्ट्री पढ़ लिए जैसे अभी, तो अब क्या बचा है, 15 मिनट बचा है, तो अब 15 मिनट ना बचा करके आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ना है आज से, और आधा घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है। कौन, बिहार स्पेशल का, जिससे साथ साथ दोनों चलता रहे। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से करना चाहेंगे, बिहार स्पेशल के लिए बिहार का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे रोज। मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, सॉरी पब्लिक कर रहा हूँ। देखिए आप लोग सबको यस सर जी सर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कल से करेंगे, आज से नहीं, क्योंकि आज अब टाइम हो गया है, 5 ही मिनट मेरे पास बचा है अब। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो सुनिए, तो ऐसा कर देंगे कल से हम लोग, कल से क्या करेंगे हम लोग, कल से पहले हाफ एन आवर हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग रोज अब, और उसके बाद हाफ एन आवर क्या करेंगे, कम से कम 30, ज्यादा होगा तो 40 भी क्या करेंगे, बिहार स्पेशल का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे रोज, अलग अलग फील्ड से, जिसमें आपको कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे। हाँ ठीक है। अमित 4.0 बैच में मेरा टाइम 4.0 बैच बंद हो चुका है, उसके सारे बच्चे इधर ही ट्रांसफर हो चुके हैं। हाँ ठीक है, पीडीएफ को मर्ज करके डाल देंगे, एमसीक्यू का पीडीएफ इसके साथ नोट्स के साथ मर्ज करके डाल देंगे, ठीक है। पूरा 1 आवर एमसीक्यू ही कराइए ना, ना ना, पूरा 1 आवर एमसीक्यू कैसे कराएंगे भाई। हाँ भाई ठीक है, तो ऐसा करिए, कल हम लोग बिहार का अधिग्रहण पढ़ते हैं, ठीक है।
23 तारीख 25 तारीख तक खत्म हो जाएगा, 25 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। ये 4.0 है, ये 4.0 है, सॉरी ये 4.0 है। 1.0 वाले बच्चे यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, सॉरी सॉरी गलती हो गई हमसे। ये 3.0, 2.0 और 4.0 बैच है। शाइस्ता खुर्शीद बात करनी है सर आपसे, बताइए ना शाइस्ता। ठीक है, तो आज के लिए अब 45-46 हो गया है, 5-7 मिनट में क्या ही अब शुरू करेंगे। ठीक है, एग्जाम आप लोग का कब होगा? देखिए आप लोग जानते हैं हिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत बड़ा होता ही है ना जी, हिस्ट्री तो बहुत बड़ा होता है, हालत खराब हो जाता है हिस्ट्री खत्म करते करते, बहुत ज्यादा है। एग्जाम देखिए कब होता है, अभी तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट डेट आया नहीं है ऋषिकेश। ठीक है, ठीक है फिर बाय एवरीवन। हाँ मार्च में उम्मीद है हो जाएगा। और अब थोड़ा ठीक से सर वाईटी पर भी क्लास लेते हैं। वाईटी पे क्लास आज से थोड़ा बंद हो गया है, अभी तो हम लेंगे एक दो क्लास, एक क्लास लेंगे सिर्फ 8 बजे से लेंगे। देखते हैं वहाँ क्या पढ़ाते हैं, होगा तो वहाँ पे पॉलिटी आज करा देंगे। क्वेश्चन 20 मिनट ही ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन 20 मिनट ही ठीक रहेगा भाई। 35-40 मिनट के आसपास पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री, 35 मिनट कम से कम, उसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है बाय एवरीवन। अब ठीक है, कल हम लोग बंगाल पढ़ते हैं और एमसीक्यू करते हैं। कोई बात नहीं शाइस्ता, एमसीक्यू में नंबर कम आते हैं, प्रैक्टिस कीजिए आने लगेगा नंबर। अभी से यहाँ से क्या बता, यहाँ तो प्रैक्टिस करना है ना बाबू, प्रैक्टिस करिए बस यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बाय बाय एवरीवन।